Assalamu alaikum students, my name is Saddam Said and today we are going to teach our lecture number 12. तो सेक्शन ए और बी दोनों के लिए लेक्चर होगा। वीक 12 है हमारा, उसके राउंड 2 का टेक्स्ट बुक आपकी नेशनल बुक फाउंडेशन की होगी। पेज नंबर है 37 टू 38। चैप्टर यूनिट है फंडामेंटल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। लेसन और टॉपिक आपके पास जो होगा वो ऑब्जेक्टिव और फंक्शन को आज हमें डिस्कस करना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं और क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। इसके अलावा जो हमें रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं वो टेक्स्ट बुक और इंटरनेट है। आप दोनों के थ्रू इसको रीड आउट जो है वो कर सकते हैं। आज के जो हमारे पास जो बेसिकली जो समरी होगी वो होगी कि हमें ऑब्जेक्टिव रीड आउट करना है कि हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या ऑब्जेक्टिव परफॉर्म करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या फंक्शंस हैं। उसमें मुख्तलिफ किस्म बताते हैं कि प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होती है, मेमोरी है, इनपुट आउटपुट है, फाइल मैनेजमेंट है, रिसोर्स है और यूजर मैनेजमेंट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, हम लास्ट कुछ लेक्चर के अंदर हमने ये चीज़ डिटेल से डिस्कस की थी कि ऐसे तमाम एप्लीकेशन, ऐसा प्रोग्राम जो आपकी एप्लीकेशन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हो, उनको कंट्रोल करता हो, उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। और आपको ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है बिटवीन आपके हार्डवेयर एंड एप्लीकेशंस के बीच के अंदर। तो वही बात यहाँ पे भी लिखी है कि प्रोग्राम दैट कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम, के मेरे पास जो एक प्रोग्राम है वो कंट्रोल करता है हमारी एग्जीक्यूशन को आपकी एप्लीकेशन प्रोग्राम के हवाले से। एप्लीकेशन प्रोग्राम भी हमने पहले देखा था कि हमारे पास आपके कंप्यूटर में वो तमाम एप्लीकेशन होती हैं जो आप जिसे इंस्टॉल करते हैं उसमें आपकी गेम लग जाती हैं, वीएलसी, मीडिया प्लेयर और एक्सेट्रा। एम एस ऑफिस की एग्जाम्पल हो सकती है। और इंटरफेस का मतलब क्या था कि इंटरफेस का मतलब होता है कि आपको जो सन स्क्रीन शो होती है वो कितनी यूज़र फ्रेंडली है, वो बिटवीन किसकी, आपकी एप्लीकेशन और हार्डवेयर के हैं। तो ये बेसिकली बिल्कुल समराइज मैंने किया हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन को। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। सबसे पहली चीज़ है ये बहुत कन्वीनियंस होता है, आप आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। एक ऐसा बंदा जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है उसको भी इस्तेमाल करने में इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज नहीं आती, क्योंकि इसका इंटरफेस इस तरह का डिज़ाइन किया जाता है कि आपको आइकन देख के ही समझ आ रही होती है कि इस आइकन से ये वर्कआउट हो। एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी हमारे पास कहती है अलाउ कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज टू बी यूज्ड इन एन एफिशिएंट मैनर, कि हमारे पास जितने भी कंप्यूटर सिस्टम के रिसोर्स होंगे वो हम इस्तेमाल करेंगे एफिशिएंट मैनर के ऊपर। तो हमारे पास जितना भी आपकी फंक्शंस होते हैं, आपकी कॉपिंग होती है, आपका जितना भी जो है वो रिसोर्स है वो इस्तेमाल होता है, वो बड़ी एफिशिएंट तरीके से हो रहा होता है, प्रॉपरली है जो मैनेजमेंट प्रॉपरली प्रोवाइड कर रहा होता है। एबिलिटी टू इन्वॉल्व, एबिलिटी टू इन्वॉल्व के अंदर आपके, तो एबिलिटी टू इन्वॉल्व है, तो एबिलिटी इन्वॉल्व के अंदर अगर आप देखें तो परमिट इफेक्टिव डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू सिस्टम फंक्शंस विदाउट इंटरफेयरिंग विद सर्विस। कि आपके पास जितने भी डेवलपमेंट होगी, कोई आप सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग कर रहे हैं, कोई आपने नया सिस्टम इन्वेंट किया है, उसके अपने फंक्शन क्या करने हैं, तो वो किसी भी दूसरी सर्विस के साथ अफेक्ट नहीं होंगे। तो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारी, इसके अलावा हमें ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रोवाइड करता है कि आप ज़्यादा अगर आप एजुकेटेड नहीं है तो उस केस में अगर आपने इसको इस्तेमाल करना है तो भी आप उससे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम हमें क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, आपके सामने है, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने मौजूद है। सबसे पहली चीज़ वो कहता है अब प्रोग्राम डेवलपमेंट एडिटर एंड डिबगर्स, कि हमारे पास एक प्रोग्राम डेवलपमेंट, अगर आपने कोई नया प्रोग्राम बनाना है तो उसके अंदर जिस पे आप सोर्स कोड एंटर करते हैं, लिखते हैं, और डिबगर जो उस सोर्स कोड को चेक करता है कि ये वाकई ठीक है, अगर ठीक है तो उसे वो रन कर देता है। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, एक्जी फाइल आपके पास होती है, कोई सेटअप होता है, डबल क्लिक करते हैं तो आपको सेटअप रन होता है, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन देता है। एक्सेस टू इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, आईओ डिवाइसेस का मतलब क्या है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। तो हमारे पास इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, जितनी भी आपके पास डिवाइस है जिससे आप इनपुट जो है वो प्रोवाइड करते हैं, आपके पास माउस है, कीबोर्ड है, और आउटपुट में आपके पास स्क्रीन वगैरह आती है। कंट्रोल एक्सेस टू फाइल, हमारे पास ऐसी तमाम फाइल जिसे आप कंट्रोल करते हैं, आपकी तमाम फाइल जो आपकी सी और डी हार्ड ड्राइव में मौजूद है, जिसको आपने कंट्रोल किया प्रॉपरली, उसकी डायरेक्टरी बनाई हुई है। उसके बाद है सिस्टम एक्सेस। सिस्टम एक्सेस का मतलब यह है कि आपने जितनी भी अपने सिस्टम की एक्सेस है वो किन किन यूजर को देनी है। कि जब आप अपना लैपटॉप या कंप्यूटर ऑन करते हैं तो समटाइम आपने पासवर्ड कंज्यूम किया हुआ है, समटाइम आपने एक विंडो के ऊपर दो अकाउंट क्रिएट किए हैं, तो अकाउंट की कितनी एक्सेस लेनी है ये भी आपको फीचर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रोवाइड करता है। फिर इसके अलावा एरर डिटेक्शन और रिस्पॉन्स है, कि अगर कोई एरर आ जाता है आपके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हुए या हार्डवेयर में कोई एरर है तो वो आपको शो करता है। जैसे मेमोरी का एरर हो सकता है, अगर आपने यस किया और फेल है तो वो डेफिनेटली करप्टेड हो जाएगी,
सॉफ्टवेयर एरर की बात की जाए तो अरिथमेटिक, तो वैसी बात है 1 को अगर 0 पे डिवाइड कर रहे हैं तो अरिथमेटिक जो मैथ एरर का आपको ऑप्शन देगा या एरर अकर करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम कैन नॉट ग्रांट रिक्वेस्ट फॉर एप्लीकेशन, ये कभी भी एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा, ये हमेशा उससे एग्जीक्यूट डायरेक्टली करता है। फिर इन केस कि अगर वो एप्लीकेशन ठीक है तो रन हो जाएगी, अगर वो नहीं है तो रन नहीं होगी या आपको कोई एरर अकर हो जाएगा। अब जो हमारा सेकंड जिसमें पॉइंट था वो था फंक्शनल ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे पास फंक्शनल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन होते थे, मैंने आपको लास्ट जब हमने स्टार्टिंग किया तो वहाँ पे मैंने बताया था, तो उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो फंक्शनल ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर डेफिनेशन करूँ तो सिंपल सी बात कर सकता हूँ कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कितने ऐसे मॉड्यूल्स मौजूद हैं तो आपके सिस्टम के अंदर हर मॉड्यूल कवर करते हैं। उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, एक वन बाय वन हम करके देखते हैं उसको। पहले अगर आप देखें तो हमारे पास इंट्रोडक्शन आ जाता है और यही बात है, सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम विच कंट्रोल द ओवरऑल फंक्शन। ये सिस्टम हमारे पास एक ऐसा कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो सारे फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है और वो ऐसा कंट्रोल कर रहा है कि जिसके अंदर उसकी हर तरीके प्रोसेस की जो है वो प्रॉपर स्टडी जो है वो नीड बनी हुई है। An operating system is a system program that acts as an interface between the user of computer and computer hardware। आपके पास कंप्यूटर सिस्टम की डेफिनेशन ही वही है जो फर्स्ट स्लाइड पे थी कि कंप्यूटर सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है जो एक्ट करता है आपके इंटरफेस बिटवीन द यूजर ऑफ कंप्यूटर की जो बंदा इस्तेमाल कर रहा है और जो उसका हार्डवेयर है। द पर्पज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट। इसका पर्पज क्या है कि आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दें जिसमें यूजर अब एग्जीक्यूट कर सके अपने प्रोग्राम को बहुत ही आसानी के साथ। ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो एक्ट एज प्लेटफॉर्म on which various application programs such as word processor, Excel और executed। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी है जिसके अंदर आप अपनी तमाम एप्लीकेशन प्रोग्राम, जिसके अंदर आपका एम एस ऑफिस है, उसमें आपका वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, डेटाबेस की जितनी आपकी फाइल सारी एक्सेस कर सकते हैं। अब फंक्शन की बात करें तो हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं, प्रोसेस, रिसोर्स, फाइल, कम्युनिकेशन, सिक्योरिटी, मेमोरी एंड डिवाइस कंट्रोल। प्रोसेस मैनेजमेंट को अगर आप देखें, प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर कहता है कि ऑल प्रोसेस फ्रॉम स्टार्ट टू शट डाउन, ओपन, सेव, इंस्टॉल, कॉपी, प्रिंट। आप बचपन से जब आपने कंप्यूटर सीखना शुरू किया हुआ तो आप सबसे पहले पेंट को सीखते हैं कि अच्छा पेंट कैसे ओपन होता है, फिर आप कुछ सर्कल ड्रॉ कर लेते होंगे, उसमें आपने कोई कलर कर लिया, फिर उसको आपने सेव कर लिया। तो ये यहाँ पे वही बात कर रहा है कि ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर, ऐसा कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसके अंदर आप उसको स्टार्ट से लेके एंड तक इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आपने कोई चीज़ ओपन की, फिर उसके अंदर आपने सेव किया, कुछ टाइप किया, इंस्टॉल किया या कोई कॉपी किया, प्रिंट किया है, तो ये तमाम जो आपके पास मॉड्यूल्स हैं सारी किस में आते हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट में आते हैं। तो कहता है सीपीयू कैन परफॉर्म वन टास्क एट वन टाइम, कि एक टाइम पे वो एक टास्क परफॉर्म करता है, लेकिन आज के टाइम पे जो हमारे पास लेटेस्ट पीसीज या लैपटॉप्स मौजूद हैं वो वन टाइम के अंदर मल्टीपल टास्क भी परफॉर्म करने की सलाहियत रखते हैं। कहता है इफ देयर आर मेनी टास्क, अगर बहुत सारे टास्क हो, ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड विच टास्क शुड गेट द सीपीयू। तो यहाँ पे ये पॉइंट है कि अगर बहुत सारे टास्क एक साथ सीपीयू को मिल जाए तो वो किस टास्क को पहले सीपीयू को देगा, ये इसके पीछे पूरा मैकेनिज्म है। तो जो आपके कोर्स कंटेंट में शामिल नहीं है या फिर अगर आपने आगे कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट रखा, तो आप इसे हायर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे कि सीपीयू किस तरह से अपने जो प्रोसेस होता है उसको टास्क असाइन करते हैं, और ताकि जब उससे टास्क असाइन होता है तो वो किस टास्क को सबसे पहले डिसाइड करेगा। अक्सर आप देखेंगे अगर जब आप टू फाइल्स कॉपी पे लगा दें तो आपके सामने दो बॉक्सेस बने आते हैं जिसमें ग्रीन लाइन चल रही होती है, वो कॉपी हो रही है, और आपको देखने में ऐसा लग रहा होता है कि दोनों लाइन जो है वो एक साथ मूव हो रही होती है, जबकि ऐसा नहीं होता। एक्चुअली एक टाइम पे सीपीयू एक ही प्रोसेस को दे रहा होता है, लेकिन उसी तेजी से शिफ्ट हो रहा होता है कि आपको फील नहीं होता है कि कौन सी जो फाइल है वो पहले मूव हो रही है। तो प्रोसेस मैनेजमेंट हमारे पास क्या कहता है कि ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसे हम स्टार्ट से लेकर एंड तक इस्तेमाल करें और उसके अंदर हम कोई भी फंक्शन परफॉर्म करें तो हमारे पास वो प्रोसेस मैनेजमेंट कहलाता है। रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब है कि आपके पास ऐसी तमाम इनपुट डिवाइसेस, मेमोरी डिवाइसेस, पावर डिवाइसेस, कम्युनिकेशन डिवाइसेस जिसके लिए आपको ड्राइवर की ज़रूरत पड़े। क्योंकि देखें अगर आपने साउंड का, अगर आप पुराने पीसीस को देखें और उनमें अगर आप विंडो इंस्टॉल करते हैं तो आपको समटाइम साउंड का ड्राइवर नहीं मिल रहा होता, तो साउंड नहीं आ रही होती, तो आप क्या करते हैं इसमें ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं। तो रिसोर्स का मतलब ये है कि ऐसी चीज़ जिसको यूज़ करने के लिए किसी न किसी ड्राइवर की ज़रूरत पड़े, उसको हम क्या कहते हैं, रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं। और ये काम भी कौन करता है, सीपीयू ही करता है। और वो आपको ये बता देता है कि आपका फिनांस जो सिस्टम है वो सिस्टम काम नहीं कर रहा क्योंकि उसका ड्राइवर उसके पास मौजूद। फाइल मैनेजमेंट की बात करें तो ये तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है। आप जानते हैं कि जब भी आपने कोई फाइल बनाते हैं सबसे पहले फाइल में आपसे क्या पूछता है, नाम पूछता है, आपने फाइल का क्या नाम रखा, कोई नया फोल्डर आप क्रिएट करते हैं तो उसका नाम क्या रखना है, फिर उस फोल्डर को कहाँ पे लेके जाना है,
जगह पे आपने इसको बनाना है। फिर एट्रीब्यूट्स हैं उसके, कितना साइज होगा, किस टाइप का फोल्डर है, उसको आपने बनाना नहीं बनाना, क्या आपने कोई सिक्योरिटी रखनी है, क्या उस फोल्डर पे कोई पासवर्ड लगाना है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करता है। इन केस अगर आपको उसकी ज़रूरत है तो आप वो कर सकते हैं। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट की बात करें तो नाम से ज़ाहिर है कम्युनिकेशन जो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करता है। इंटरनेट इज द बेस्ट एग्जांपल। और वहाँ पे इंटरनेट के अंदर दो ही चीज़ें कार्य हैं। याद रखें इंटरनेट हमारे पास सिर्फ दो चीज़ों पे मुश्तमिल है, या अपलोडिंग हो रही है डाउनलोडिंग हो रही है। जब आप गूगल का पेज ओपन करें तो आप कहते हैं कि वो एक सेकंड के लिए लोड होता है और उसके बाद शो होता है। तो वो जो लोड हो रहा है वो डाउनलोड होता है, जब पेज डाउनलोड होता है तो उसके बाद वो शो हो जाता है। उसके बाद अपलोड होता है। अपलोड होने के बाद क्या है कि आप जब भी कोई फाइल अपनी फेसबुक पे शो करते हैं तो आपके पास वो फाइल जो है वहाँ पे अपलोड हो जाती है। तो वो यही बात कर रहा है कि वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर इज वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर इज लैंड एंड मैन। याद रखें जिसका मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क स्लैश वाइड एरिया नेटवर्क। इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 5 में जाकर इसकी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये दोनों क्या चीज़ें होती हैं और हम इन्हें क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन मैनेजमेंट हमारे पास क्या चीज़ है। ऐसी तमाम डिवाइसेस जिसके अंदर यूज़र एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट होता है और कुछ ना कुछ डाटा अपलोड हो रहा है और कुछ ना कुछ डाटा डाउनलोड हो रहा है, तो उसे आप क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट कहा जाता है। उसके बाद सिक्योरिटी मैनेजमेंट है। नाम से ज़्यादा सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि अगर आप किसी मॉल या किसी शॉपिंग एरिया में जाएं तो बाहर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, वो क्या काम कर रहा है वहाँ पे, सिक्योरिटी रखता है कि कोई ऐसा इलीगल जो बंदा है जो जिसका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है वो एंटर ना हो सके। यहाँ पे भी सेम टाइम है, काम है कि हमारे पास कंप्यूटर में कोई भी वायरस, कोई भी ऐसी चीज़ जो ज़रूरत की नहीं है और जो हमारे डाटा को नुकसान पहुंचा सकती है वो हमारे कंप्यूटर में ऐड या एंटर ना हो सके। इसमें देखिए वायरस आ जाता है, वायरस को हमारे फाइल्स को डैमेज करता है। इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 6 में जाके इसको हम डिटेल से देखेंगे। फिर अलर्ट मैसेजेस का आपको कोई अलर्ट आता है कि ये आपका काम ठीक हो रहा है नहीं हो रहा। डायलॉग बॉक्सेस एरर जो बॉक्सेस आ रहे होते हैं कि ये इसमें ये एरर शो कर रहा है, वो चीज़ है। फायरवॉल आपके कंप्यूटर में सिक्योरिटी का सिस्टम होता है जो ये बताता है कि आपके सिस्टम कंप्यूटर के अंदर जो है वो आपका एंटीवायरस जो है वो आपके डाटा को स्कैन कर रहा है या नहीं कर रहा। पासवर्ड और एक्सेस प्रोटेक्शन का मतलब है कि आपके पास कितनी फाइल्स पे जो है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है और कितनी फाइल को एक्सेस उस यूज़र को देनी है। तो सिक्योरिटी ये भी आपकी सारी जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज आपको करके देता है। ये जो आप इंस्टॉल करते हैं इसमें सारी प्रोसेस मौजूद होते हैं। आगे आप देखें मेमोरी मैनेजमेंट की अगर हम बात करूँ तो हमारे पास मेमोरी का बहुत बड़ा पॉइंट है इन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। एंड इट इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बहुत हमारा एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि मेमोरी को हम मैनेज करते हैं विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम के। आप ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर मेमोरी को मैनेज कर ही नहीं सकते और ये बहुत बड़ा पॉइंट है। ये आप हायर क्लासेस यूनिवर्सिटी लेवल पर जाके इंशाल्लाह इसे डिटेल से देखेंगे कि क्यों हम मेमोरी को फोकस करते हैं। अगर मेमोरी को हम फोकस नहीं करेंगे तो क्या काम होगा। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। लेकिन आपका कोर्स इस टाइम बहुत लिमिटेड है, आपके ग्रेड के मुताबिक बहुत लिमिटेड है। तो जितना कोर्स कंटेंट आपका है तो उसी को मैं लिमिटेड रखूंगा। लेकिन इंटरेस्ट पैदा करने के लिए ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि क्यों मेमोरी को हमने मैनेज करना है, ये लाजमी। तो इफ देयर इज नो ऑपरेटिंग सिस्टम, करा अगर ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद नहीं होगा डेफिनेटली आपके प्रोग्राम सारे मिक्स हो जाएंगे एक दूसरे के साथ और आपको पता ही चलेगा कि कौन सा जो सिस्टम है वो किस तरह से काम कर रहा है। द सिस्टम विल नॉट वर्क प्रॉपर्ली। डेफिनेटली वही बात है, जब मेमोरी मैनेजमेंट नहीं होगी तो हम उसे प्रॉपर्ली चेक नहीं कर सकते। दो तरह की मेमोरी होती है, रैम है और रोम है। हम पहले भी बात कर चुके हैं। रीड ओनली रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी हमारे पास कौन सी होती है, इसमें आपके पास हार्ड डिस्क है, सीडी डीवीडी और पेन ड्राइव एक्सेट्रा। उसके बाद डिवाइस कंट्रोलिंग है। डिवाइस कंट्रोलिंग के अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास ऐसे तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे पास कंट्रोल करते हैं आपकी डिवाइस के साथ। यूएसबी लगाते हैं तो फ़ौरन यूएसबी सामने शो हो जाती है, या अगर आप प्रिंटर लगाते हैं तो प्रिंटर शो हो जाता है। तो आपके पास तमाम ऐसी डिवाइसेस जो डिवाइस को कंट्रोल करती हैं वो भी आपके पास ड्राइवर्स कहलाती हैं। और ये भी एक सिस्टम का मॉड्यूल था हमारा इसके मैनेजमेंट का फंक्शंस। और एंड द लास्ट हमारे पास असाइनमेंट है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार मैं 2 से 3 क्वेश्चन ही एंड पे देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों ज़रूरी है सॉफ्टवेयर के लिए। आपने रीज़न बतानी है, कोई भी 3 रीज़न आप बता सकते हैं। ऑब्जेक्टिव बताने हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, हमने डिटेल से डिस्कस किया ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है वो आपने बताने हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखें कर व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन कौन से फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूद हैं, एक्सप्लेन आपने करना है ईच, हर फंक्शन को आपने एग्जाम्पल के साथ मुझे बताना है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज का जो है वो टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। और इन केस अगर आपको कोई इसमें क्यूरी हो तो आप सुबह 8 से लेकर 2 बजे तक क्यूरी जो है वो पूछ सकते हैं। और आपने अपना ये काम जो है साथ न्यूज़ शीट पे साथ जो है वो करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।